हेलो गाइस, ये सेशन हमारे एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए है जो खासकर उनकी तैयारी कर रहे हैं। और आज की सेशन में हमने परसेंटेज के 10 सवाल लिए हैं और ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं। ये सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, वहाँ से हमने कलेक्ट किया है ये 10 सवाल। इस टाइप के ही सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है कि एक क्यूज़ के रूप में इसे हमने रखा है। आपके सामने एक टाइमर लगा हुआ है जिसमें 1 मिनट का टाइम दिया हुआ है। 30 सेकंड आपके लिए टाइम होगा और 30 सेकंड मेरे लिए। आप पहले 30 सेकंड में करने की कोशिश करिएगा और जब 30 सेकंड में नहीं होता है तो अगले 30 सेकंड में फिर हम इस सवाल को शुरू करते हैं। तो आइए सभी लोग कॉपी कलम लेकर स्टार्ट करिए और आज का पहला सवाल हमारा ये है। शुरू करते हैं। टाइमर आपके लिए शुरू हो चुका है। फर्स्ट 30 सेकंड में आपको सॉल्व करना है। आराम से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है ये। और सभी लोग शेयर करिए वीडियोज़ को ताकि उन्हें भी इस तरह से क्यूज़ के रूप में मैथ्स मिले करने के लिए। और अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमने सारी जो बेसिक होती है वो सारे हमने पढ़ रखे हैं, सारे बच्चों ने पढ़ा है। तो अब केवल टाइम है प्रैक्टिस करने का। वो टाइम में खुद जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। टाइम आपका अप हो चुका है। अब देखिए, यहाँ से कह रहे हैं कि वार्षिक परीक्षा में गणित में अंकिता को एकता से 10% कम अंक मिले हैं। अंकिता को 81 अंक प्राप्त हुए। अच्छा, ये 10% कम, अगर इसको थोड़ा सा समझा के बनाना चाहेंगे तो 10% कम कहने का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा वो आप 9/10 कहोगे। और कम किसे मिला है? अंकिता को एकता से। इसका मतलब है एकता ये रही होगी और अंकिता ये रही होगी, यानी अंश का वैल्यू अंकिता का है और अंकिता को मिला कितना है? 81 अंक। यानी 9 का ये कितना टाइम्स हो गया? 9 टाइम्स हो गया। तो एकता को भी 10 का 9 गुना मिलेगा, यानी 90। आपका दूसरा नंबर ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। क्या ये सबको समझ में आए? अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। दूसरा प्रश्न हमारा है। दूसरा प्रश्न देखिए, फिर से टाइमर हम सेट कर रहे हैं। चलिए, बस 30 सेकंड में सॉल्व करना है प्रश्न को। आपका टाइम अप हो चुका है। बिल्कुल। अब देखेंगे इस प्रश्न को कैसे ख़त्म करेंगे। एक स्कूल में लड़कियों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। कहता है 25% लड़के और 30% लड़कियां ने छात्रवृत्ति धारक किया है। देखो कितना आसान है। 25% लड़कों ने और 30% लड़कियों ने छात्रवृत्ति ग्रहण किया है। 25% का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर 1/4 होता है, और 30% का मतलब क्या होता है? 3/10 होता है। ये हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला है ना। अब आप बताओ यहाँ से कि बॉयज़ और गर्ल का रेशियो तो 2:3 है ना। हम कुछ ऐसा करते हैं यहाँ पे कि जितना बॉय और गर्ल्स यहाँ है उतना ही बॉयज़ और गर्ल्स यहाँ हमें दिखे। आप बताओ यहाँ से, यहाँ पे टोटल हमें कितना दिख रहा है? गर्ल्स 10, और यहाँ पे टोटल बॉयज़ कितना दिख रहा है? 4। तो हम ऐसा कुछ बनाते हैं, अगर यहाँ 2 और 3 को 30 और 20 कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब समझेंगे। तो उसी को यहाँ 30 बनाने के लिए आपने 9 यानी 3 से ऊपर नीचे गुना किया, और 4 को 20 बनाने के लिए 5 से ऊपर नीचे गुना किया। तो अब देखिए टोटल हमारे सामने गर्ल्स 30, तो यहाँ भी गर्ल्स 30, टोटल बॉयज़ 20, तो यहाँ भी बॉयज़ 20। ये क्या समझ में आया सभी लोगों को क्यों हमने ऐसा किया था? अब आपके सामने कहता है कि स्कूल के छात्रों का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। तो भाई 30 में से तो 9 को तो छात्रवृत्ति मिला है और 20 में से 5 को, यानी टोटल 50 में से 14 लोगों को छात्रवृत्ति मिला है।
तो 100 लोगों में से कितने लोगों को मिलेगा? आप कहोगे सर 28 लोगों को मिलेगा। इसका मतलब है कि 100 में से अगर 28% को छात्रवृत्ति मिला है तो 100 में से 28 को घटा दीजिए, उतने लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिला होगा। इसका मतलब है कि 72% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, और ये हमारा पहला नंबर ऑप्शन में। क्या ये सबको समझ में आ गया? आसान था ना? बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, टाइमर प्रश्न को पढ़ लीजिए और टाइमर शुरू करते हैं 30 सेकंड के लिए। चलिए, इस 30 सेकंड में आपको सॉल्व करना है इस प्रश्न को। चलिए, टाइम आपका हो गया है ख़त्म और टाइम अप हो चुका है। आइए सभी लोग देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है हमारा कि एक परीक्षा में 35% उम्मीदवार गणित में और 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल हो गए। यदि गणित और अंग्रेजी दोनों में 10% फेल हुए हैं तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए? ऐसे प्रश्न आपने बनाया ना परसेंटेज में। देखिए कितना आसान होता है। इस प्रश्न को वेन डायग्राम से अगर आप करोगे बहुत ही आसान होते हैं। यहाँ पे कितने टोटल है? 2 लोग हैं, एक गणित और एक अंग्रेजी में। तो गणित का हम सर्कल ये बनाते हैं और अंग्रेजी का सर्कल ये बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये गणित का है और ये अंग्रेजी का, और बीच में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दोनों हैं, गणित वाले और अंग्रेजी वाले। तो टोटल ये जो ब्लॉक हमने बनाया वो किसका बनाया? अनुत्तीर्ण वालों का बनाया, यानी फेल वालों का बनाया। कहते हैं कि सबसे पहले कॉमन चीज़ों को लिखना पड़ता है। तो गणित और अंग्रेजी दोनों में 10% अनुत्तीर्ण हो गए, तो 10 को हमने यहाँ रख दिया। अब ये तो हमारा है मैथ्स के लिए और ये है हमारा इंग्लिश के लिए। देखिए कहता है कि 35% गणित में फेल हुआ है, तो भाई 10% तो ऐसा था जो मैथ और अंग्रेजी दोनों में फेल किया था, और टोटल मिलाकर 35 होना चाहिए। इसका मतलब केवल मैथ में कितना प्रतिशत पास फेल किया होगा? तो 25%। उसके बाद अंग्रेजी में उसने 25% अनुत्तीर्ण किए, तो 10 तो दोनों में किया था ना, इसका मतलब अंग्रेजी में केवल 15% फेल हुआ होगा। अब टोटल जो बच्चे होते हैं इसके अंदर वो तो 100% होता है ना, ये सभी को पता है क्या? 100% होता है। अब आप बताओ 100% में 25 + 15 40 + 10 50। 100 में 50 फेल कर गए तो टोटल कितने प्रतिशत उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए? तो आप कहोगे सर 50%। यही हमारा तो आंसर हो गया। यानी कौन सा आंसर? पहला नंबर ऑप्शन क्या हुआ आपका? सही हो गया। क्या ये समझ में आया? आसान था ना? कोई और दिमाग नहीं लगाना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और टाइमर हम लगाते हैं आपके लिए। ये रहा टाइमर। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को, और ये टाइम भी आपका शुरू हो चुका है 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड में आपको इसे सॉल्व करना है और फिर अगले 30 सेकंड में हम सॉल्व करेंगे। यानी 10 प्रश्न के लिए 5 मिनट। टोटल 10 प्रश्न है हमारे। स्टॉप वॉच को रोकते, टाइम हो चुका है आपका, 30 सेकंड पूरा हो चुका है। आइए प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। कहता है गांव में प्रत्येक 60% परिवारों में एक गाय है और 30% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक भैंस है। यानी हमारे पास 2 तरह के लोग हैं। फिर एक वैसे कैटेगरी वाले हैं जिसके पास गाय और भैंस दोनों हैं। जस्ट लाइक पीछे वाला प्रश्न है ना, तो जब ऐसे प्रश्न आए तो उसके लिए हमने सबसे पहले आपको बताया कि वेन डायग्राम बनाओ। वेन डायग्राम में 2 लोग हैं, एक तो गाय वाले हैं और एक भैंस वाले, है ना। चलो पूरा वो फैलोज होता है, काउज है ये। कहता है
कि सबसे पहले हमने बताया कि कॉमन वाले टर्म को बीच में लिखेंगे। तो कहते हैं कि 15% परिवारों में से एक गाय और एक भैंस दोनों हैं, यानी 15% लोग तो वैसे हैं जो दोनों चीज़ रख रहे हैं। 60% परिवारों में केवल गाय है। तो जब गाय टोटल यहाँ पे मतलब 15 लोग ऐसे थे जो गाय और भैंस दोनों रख रहे थे, तो केवल गाय 60 माइनस 15 यानी हो गया कितना 45। सही है। उसके बाद 30% परिवारों के पास भैंस था, तो टोटल भैंस तो ये है ना, लेकिन पहले तो 15 आ चुके हैं, तो अब कितना केवल भैंस रह गया 15 रह गया। इस तरह से टोटल जो हमारे पास निकला वो कितना हुआ, तो 45 प्लस 15 कितना, आप कहोगे सर 60 और प्लस 15 75, यानी टोटल 75% लोग हैं ऐसे जिनके पास गाय और भैंस मिला करके हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सभी में गांव में 96 परिवार हैं, अगर गांव में टोटल 96 लोग हैं, यानी ये जो 100% हम कह रहे थे अभी, यही 100% का वैल्यू 96 दिया हुआ है, यानी इस पूरे में कितने लोग रह रहे हैं 96 लोग ही रह रहे हैं। अब कहता है कितने परिवार में गाय या भैंस नहीं है, तो सबसे पहले 75 के पास गाय या भैंस है, समझ रहे हो। तो 25% के पास नहीं होगा अगर प्रतिशत के रूप में बोलना चाहेंगे तो, समझ पा रहे हो आप। तो 25% के पास गाय या भैंस नहीं होगा क्योंकि इतने लोगों के पास तो था। अब 25% आपका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर देना है, प्रतिशत में नहीं देना है। टोटल है कितने 96 लोग, तो 96 लोगों में से 25% के पास गाय या भैंस नहीं है, समझ रहे हो। तो जब गाय या भैंस नहीं है तो आप बताओ यहाँ से कितना हो गया, ये 4 यानी 25 400 और 2496 यानी 24 लोग ऐसे हैं जिसके पास ना तो गाय और ना ही भैंस है। क्या ये समझ में आया सभी लोगों को? आसान है ना, बिल्कुल। एक एक करके ऐसे ही सेशन में रोज़ 10 क्वेश्चंस करेंगे और साथ में सब लोग करेंगे, आप भी करोगे हम भी करेंगे, और ये हमारा प्रैक्टिस होगा जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को करने के में टाइम नहीं लगाओगे क्योंकि वो चीज़ें पहले से आपको किया हुआ रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े, चलिए अगला सवाल हमारा ये रहा, और अगला सवाल में जाने से पहले टाइमर लगाएंगे और ये टाइमर टाइम के वो करना है, टाइम के अंदर ही आपको प्रश्न करना है। जल्दी करिए, इसे सॉल्व करिए। टाइम अप हो चुका है ना, चलिए टाइम ख़त्म हो चुकी है आपकी। क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, फिर से वही है कि हमारे सामने बॉयज़ है और गर्ल्स है। कहते हैं कि ये टोटल रेशियो है 3:2 का। कहता है 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है। 20% लड़के और 25% लड़कियां जो है वो वयस्क है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 20% का मतलब 20/100 और 25% का मतलब 25/100, 1/4। अब आपको ये देखना है कि जितना लड़का और लड़की यहाँ है क्या रेशियो में वही वैल्यू है, नहीं, तो उसे हम करेंगे बराबर। ये आसान हो जाता है, और भी तरीके हैं करने के। अब आप बताओ, यहाँ 5 और 4 है, यहाँ 3 और 2 है, तो कुछ ऐसा सोचिए जो दोनों बराबर हो। तो अगर हम 3 को 5 के ये करना चाहेंगे तो आप ये कहोगे कि सर 30 और 20 बना लो। देखो ना, यहाँ 30 कर लिया और यहाँ 20 कर लिए। अब आप बताओ 5 को 30 करने के लिए 6 से गुना, तो 6 ऊपर भी और 6 नीचे भी। यहाँ 4 को 20 करने के लिए 5 यहाँ से और 5 24 यहाँ से। क्या समझ पाए सभी लोग? अब हमारे सामने 30 लड़के हैं, यहाँ भी 30 लड़के हैं, 20 लड़कियाँ हैं, यहाँ भी 20 लड़कियाँ हैं। अब कहता है कि इतने वयस्क हैं, तो आप देखो ना 6 और 5 टोटल 11 हो गए। तो 50 में से 11 जो है वो वयस्क हैं। क्लियर हो गई? अब 100 में से कितने वयस्क हो गए? तो आप कहोगे सर 22 वयस्क हो गए।
तो जब 100 में से 22 वयस्क हो गए तो उन छात्रों का प्रतिशत बताना है जो वयस्क नहीं है। इसका मतलब 22% अगर वयस्क है तो 100 माइनस 22 का वैल्यू कितना, आप कहोगे सर 78%, और ये वयस्क नहीं है और यही हमारा उत्तर है। क्या समझ पाए? बहुत बड़ा तो नहीं हो गया ये, बिल्कुल आसान है ना। अगर और भी तरीके हैं करने के इस प्रश्न को, और भी तरीके आप कर सकते हो, वहाँ से भी क्लियर हो गई चीज़ें। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगले प्रश्न में जाने से पहले थोड़ा टाइमर लगाएं, और टाइमर शुरू हो चुका है आपका। आप प्रश्न करो। देखो ऐसे प्रश्न ही अभी 2-3 कर चुके हैं हम, ये प्रश्न आपको करना चाहिए, बहुत ही ईजी है ये। टाइम ऑफ हो चुका है आपका, 1 सेकंड फालतू दिया हम आपको। देखिए क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, बिल्कुल फिर वही चीज़ें हैं यहाँ पे कि बॉयज़ और गर्ल्स की अगर हम बात करेंगे तो रेशियो 4:1 का है। क्लियर है? कहता है 75% लड़के और 70% लड़कियाँ छात्रवृत्ति धारक है, यानी 75% और 70%। इक्विवेलेंट क्या होगा फ्रैक्शन इसका, तो 25 तिया 75 और 25 400, यही करते हो। यहाँ क्या करोगे 7/10। हमने क्या बताया, यहाँ पे लड़के 4 और यहाँ पे लड़के 4, यहाँ पे लड़कियाँ 10 और यहाँ पे लड़कियाँ 1। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि अगर हम 10 से गुना कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ 10 लड़कियाँ हैं तो यहाँ भी 10 लड़कियाँ हैं, यहाँ भी 10 लड़कियाँ हैं तो यहाँ भी 10 लड़कियाँ हैं। अब यहाँ 4 लड़के हैं लेकिन यहाँ 40 लड़के हैं, तो 40 लड़के बनाओ ना भाई, बहुत आसान हो गया। क्या ये समझ पाए सभी लोग? अब देखिए क्या क्वेश्चन क्या है कि जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका प्रतिशत बताना है। तो भाई पहले ये बताओ 40 + 10 टोटल कितना स्टूडेंट है, तो आप कह रहे हो सर 50 है। 50 में से छात्रवृत्ति कितने लोगों को मिला है, तो सर 37 लोगों को मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब 50 में से 37 लोगों को छात्रवृत्ति मिलता है तो 100 लोगों में से 37 दूना 74 लोगों को छात्रवृत्ति मिलेगा। अब जब 74% को छात्रवृत्ति मिला है तो कितने लोगों को नहीं मिला है, तो 100 में से 74 घटा दो, 26% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। क्या ये समझ पा रहे हो? ये प्रश्न को कैसे करना है, क्या ये आपके अंदर आइडिया डेवलप हुआ है? और ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में और पता नहीं आप क्या क्या बढ़ाओगे, 70 फिर उसका 70% निकालोगे, फिर 75% निकालोगे, कुछ नहीं करना है। समझ पा रहे हो आइडिया को? अच्छा लग रहा है आपको? अगर अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियोज़ को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा एडजस्ट कर ले और उसके बाद टाइमर शुरू होता है आपका। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये हमारा। टाइम अप हो चुका है, टाइम ख़त्म आपका, है ना? टाइम ख़त्म हो चुका है। और ये सवाल सच में परसेंटेज में बहुत ही खूबसूरत सवाल ये है। आप अगर पढ़ रहे हो इस सवाल को और आपने कहीं मैथ्स पढ़ा है तो सच में ये जो सवाल है, और इसमें हम टाइम लेंगे ताकि ऐसे सवालों को आप अगले बार कभी फिर गलती ना करो। एकदम बेसिक से समझाएंगे जिससे बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये समझकर चीज़ें। क्वेश्चन क्या है कि चावल की कीमत में 25% की कमी होती है। पहले अगर सॉल्यूशन करना होगा तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास टोटल मूल्य कितना है, तो आप कह रहे हो सर 240 है। कहते हैं कि 25% की कमी हो गई है जिसके कारण 240 रुपये में 2 kg अधिक चावल खरीदने में सक्षम बनाती है। रुपया तो हमारे सामने 240 रुपये ही है। अगर 25% की कमी हुई है इसका मतलब है कि 1/4 की कमी होगी।
क्या आप समझ पा रहे हो? यानी कि मूल्य में कितने रुपए की कमी हुई है? 60 रुपये की। 60 ही है ना, 624, बिल्कुल। क्या ये समझ पाए? 240 रुपया में अगर आप 25% की कमी करोगे तो कितने रुपए की कमी करोगे? 60 रुपये की कमी करोगे। और ये 60 रुपये की कमी की वजह से हुआ क्या है? आपने 2 केजी चावल अधिक खरीदा है। तो 2 केजी चावल अधिक खरीदा है, 60/2 कर दीजिए ना, 30 रुपया प्रति केजी आपने क्या किया? चावल खरीदा है। यानी कि चावल की प्रति केजी कीमत कमी क्या है? तो 30 रुपये की कमी है, क्योंकि आप 60 रुपया कमी निकाले थे। 60 रुपये की कमी हुई थी ना, 2 केजी अधिक खरीद रहे थे, 30 रुपया प्रति केजी आपका आंसर हो गया। तो आंसर तो यही ख़त्म हो गया। पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को नहीं आया। देखिए, हम इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं और इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे हम लोग। बेसिक से समझने के बाद आप कभी गलती नहीं करोगे। और ऐसे प्रश्नों में 4 तरह के पॉसिबिलिटी बनते हैं प्रश्न के। या तो आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछेगा प्रति केजी, या अंतिम का मूल्य पूछेगा, या प्रारंभिक उपभोग पूछेगा, या अंतिम उपभोग पूछेगा, है ना। अच्छा, चलिए, वो कभी कभी कुछ कीड़ा वगैरह आ जाता है ना, जिससे डिस्टर्ब होने लगता है। अभी आना था इसको। चलिए समझिएगा, सबसे पहले चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा प्राइस होता है और कंजम्पशन जो होता है, वो दोनों का मल्टीपल जो है वो एक्सपेंडिचर ही देता है। क्या ये बात समझ में आती है? प्राइस जहां हम प्रति केजी ग्राम कुछ भी मूल्य को रखते हैं, कांस्टेंट में क्या होता है, ये कंजम्पशन में क्या होता है? कंजम्पशन में वस्तु का वैल्यू केजी के रूप में रहेगा, ग्राम के रूप में जहाँ वजन होता है, और एक्सपेंडिचर जो है वो खर्च होता है, रुपया या पैसा होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रति केजी या प्रति ग्राम, प्रति केजी समझो, जो हमारा मूल्य है, अगर हम उपभोग को गुना कर देंगे तो हमारा खर्च मिल जाएगा। समझ रहे हो? जैसे अगर 10 रुपये प्रति केजी चावल है और आप 10 केजी चावल खरीदने का है, तो टोटल खर्च कितने का किया? 100 रुपये का किया। 10 × 10 मतलब 100। वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ। अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, तो पता है प्राइस और कंजम्पशन जो होता है ए बी रूल को फॉलो करता है। ए बी रूल क्या है, ये भी कभी बताएंगे हम। ए बी रूल क्या हो? जैसे कि अगर प्राइस, ऐसे समझेंगे कि अगर प्राइस में 10% की वृद्धि हुई है, ऐसे समझिएगा कि प्राइस में अगर 10% की वृद्धि हुई है, तो ऐसे समझना है कि 10% का मतलब क्या? इक्विवेलेंट अगर हम करेंगे बात को, तो यानी कि 11/10। समझ रहे हो? 10% की वृद्धि का मतलब क्या? 11/10। इसको हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, है ना। इसका मतलब हुआ कि पहले जो प्राइस रहा होगा वो 10 रहा होगा, और 10% की वृद्धि के बाद वो 11 हो गया होगा। तो हम अपने उपभोग को कितना कमी करें, उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च हमारा बिल्कुल सेम रहे, खर्च हमारा कांस्टेंट रहे। इसका मतलब है कि अगर प्राइस 10 से 11 हुआ है, प्राइस बढ़ा है, तो जो हमारा कंजम्पशन है, उपभोग है, वो इसी रेशियो में कम जाएगा। यानी 10 से 11 तो 11 से 10, यही ए बी रूल है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी बस इतना ही समझिए आप कि ए बी रूल यही है हमारा, ठीक है। तो उसी चीज़ को फॉलो करेंगे यहाँ पे। शायद आप समझ भी रहे होगे हम किसकी बात कर रहे हैं। चलिए देखिए भाई, यहाँ पे फिर कोई बैठ के आके, जहाँ भी कीड़ा बैठता है ना बहुत दिक्कत होती है। ओह शिट। देखिए यहाँ पे सर, समझिएगा इस चीज़ों को। आपके पास है कि 25% की कमी हुई है कीमत में ना, इसका मतलब प्राइस में 25% की कमी हुई है, और 25% की कमी का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर 3/4 होता है ना। इसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। इसका मतलब है कि प्राइस जो प्राइस था हमारा पहले 4 था और अब 3 हो गया। अगर खर्च को समान रखना है, क्योंकि खर्च 240 रुपये ही है,
खर्च हमें उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो जो हमारा कंजम्पशन होगा वो वैल्यू 3 से 4 हो जाएगा बिना कुछ कहे सुने। आप बताओ उपभोग में कितनी की वृद्धि हुई है? 1 की। लेकिन प्रश्न में क्या कहा है? कितना अधिक खरीद पा रहे हो? 2 kg अधिक खरीद पा रहे हैं, यानी अनुपात 1 का वैल्यू 2। तो 4 का वैल्यू कितना? 8 और 3 का वैल्यू कितना? 6। क्या ये समझ पाए? ये है प्रारंभिक उपभोग और ये है अंतिम उपभोग। ये है प्रारंभिक मूल्य, ये है अंतिम मूल्य। आपसे प्रश्न क्या पूछा है? चावल की प्रति केजी कीमत कमी क्या है? तो चावल की कमी कीमत क्या है? कमी कौन सा वैल्यू है? ये वाला वैल्यू है। इसका मतलब है कि 8 kg चावल आप बाद में खरीद रहे थे। पहले कितना केजी चावल खरीद रहे थे? 6 kg चावल खरीद रहे थे। टोटल मूल्य कितना है? 240 रुपया। इसका मतलब है कि 240/8, यानी 8 तिया 24, यानी 30 रुपये प्रति केजी आपका मूल्य हो गया। क्या ये समझ पाए सारे लोग? अगर ये हमने निकाला कि कमी मूल्य, अगर हमसे प्रारंभिक मूल्य पूछता तो प्रारंभिक वाला तो वैल्यू ये है, समझ रहे हो ना? इसका मतलब है कि 240 बटा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता? 6 करना पड़ता, और 40 रुपये प्रति केजी क्या करना पड़ता? 40 रुपये प्रति केजी आपका प्रारंभिक मूल्य था। इसी में 10% की कमी किया आपने, तब जा कर के वही वस्तु अब 30 रुपये प्रति केजी आप क्या कर रहे हो? खरीद पा रहे हो। क्या समझ पाए सारे लोग ये चीज़ों को? अगर ऐसा प्रश्न आगे, अब तो एक ही प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्न जब भी मिलेंगे तो आपको इसी तरीके से करना है। पहले हमने क्या कहा? प्राइस में देखना है कितना प्रतिशत की कमी हुई है। हमने उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखा है। जो कंजम्पशन है बिल्कुल अपोजिट रेशियो होगा। फिर देखना है कि कंजम्पशन में कितना का वृद्धि या कितना का कमी हुआ है, अनुपातिक वृद्धि। तो 1 का वृद्धि था, लेकिन प्रश्न में 2 kg कह रहा था। तो 1 का वैल्यू 2, तो 4 का वैल्यू 8, 3 का वैल्यू 6। अगर अंतिम पूछेगा, यानी अगर आपसे कमी का मूल्य पूछेगा तो कमी मूल्य 3 है, अगर यानी अंतिम मूल्य 3 है। अगर प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तो ये वाला वैल्यू था। क्या समझ पाए सारे लोग? आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, और ये है हमारा लास्ट प्रश्न आज का। लास्ट है ना, या फिर और है अभी? ओके, देख लेते हैं, अभी शायद और भी होगा, कोई बात नहीं। जितना प्रश्न है सब करेंगे हम लोग। चलिए, टाइम लगा देते हैं और आप करो इसे। 30 सेकेंड आपके लिए। दिख रहा है ना क्वेश्चन सभी को? चलिए, टाइम ऑफ हो चुका है। देखते हैं प्रश्न को क्या कहता है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि होती है तो उसके उपभोग पर होने वाले समान व्यय को कम रखने के लिए इसके उपभोग को किस भिन्न तक कम किया जाना चाहिए? देखिए कितना आसान है। अभी सेम प्रश्न वही है। क्वेश्चन पढ़िए। समान व्यय को रखने के लिए मतलब खर्च को समान रखना है, खर्च को बिल्कुल इक्वल रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो जिस रेशियो में प्राइस कमेगा या बढ़ेगा उसके अपोजिट रेशियो में कंजम्पशन बढ़ेगा या घटेगा। ये अभी हमने सिखाया था। देखो, कहते हैं कि वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है। 50% का वृद्धि का मतलब कि वैल्यू 2 से कितना हो गया? 3 हो गया। इसका मतलब है कि कंजम्पशन हमारा होगा जो 3 से 2 होगा, उपभोग हमारा 3 से 2 होगा। किस कंडीशन में? जब हमारा एक्सपेंडिचर जो है बिल्कुल कांस्टेंट है। क्या समझ पा रहे हो आप? कांस्टेंट है। अब आप बताओ, कहते हैं कि कितने की कमी करनी चाहिए? तो बहुत ही आसान है, आप समझ रहे हो इस चीज़ों को। कितने की कमी हुई है? 1 का। किस पे? 3 पे। 1/3 का। अगर प्रतिशत में पूछ देता कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तब आप 1/3 को कितना प्रतिशत कहते? 33.33% कहते। क्या ये समझ रहे हो सारे लोग ना? लेकिन हमें तो वैल्यू फ्रैक्शन में बतानी थी ना, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। समझ गया सारे लोग? आसान था। आगे बढ़ जाए। चलिए, है प्रश्न अभी देखिए। प्रश्न को थोड़ा जूम कर दे, और ये रहा आपका प्रश्न। चलिए, टाइम स्टार्ट हो रहा है। सॉल्व करिए, एकदम आसान क्वेश्चन है।
टाइम अप हो चुका है ना। चलिए, ये तो आंसर आ गया होगा बहुत सारे लोगों का, बहुत ही ईजी है। प्रश्न क्या है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की कमी होती है। आपने ऐसे प्रश्न किया है। ये जो प्रश्न है वो एक्चुअली सक्सेसिव इंक्रीजमेंट का है, सक्सेसिव डिक्रीज का है। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम परसेंटेज में करेंगे जब हम पढ़ेंगे बहुत ही लॉन्ग और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को, तब अभी केवल प्रश्न करना है, इसलिए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि 10% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की कमी होती है। बहुत सारा तरीका है इसको करने का। देखिए, दिखाते हैं कितने सारे तरीके पॉसिबल हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। कहते हैं कि लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है ना। सबसे पहले अगर आप टोटल वैल्यू को 100 मान लो, मतलब हमारी एरिया टोटल ऐसे समझ लो कि हमारा टोटल क्या था, 100 था, कोई वैल्यू था, ठीक है। कहते हैं कि 10% की वृद्धि हुई और चौड़ाई में 10% की कमी हुई है। छोड़ो, आप ऐसे नहीं समझो, इसको मिटाओ, है ना, ये मिटाओ, ये वैल्यू आप यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी आपको, ऐसे समझिएगा। 10% की वृद्धि और 10% की कमी हुई है। तरीका बहुत सारा हो सकता है। सबसे पहले जो तरीका है वो हमारा क्या है कि सक्सेसिव इंक्रीजमेंट होने के बाद एक तो वैल्यू को 100 मान करके आप 10 बढ़ाओ फिर 10 घटाओ, वैसे किया करते हो, वैसे भी आंसर आएगा हमारा। लेकिन अगर 2 वैल्यू दिया हुआ रहे हमारे पास, तो सीधी सी वहाँ पे ए बी वाला रूल लगाओ। ए बी रूल क्या कहता है कि हमारे पास ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, और यहाँ प्लस ये टोटल हमारा होता है नेट चेंज होता है ना। ये हमारा क्या होता है, नेट चेंज होता है, वैल्यू में नेट चेंज होता है। अब प्लस कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि ए और बी दोनों वैल्यू प्लस में है, मतलब दोनों में वृद्धि हो रही है। जहाँ कमी कहेगी वहाँ हम माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ समझते हैं 10% की वृद्धि हो रही थी, 10 लिख दिए एक जगह पे। दूसरे वैल्यू में कहते हैं कि 10% की कमी हो रही है, तो 10% की कमी हो गई। ये जो प्लस का साइन यहाँ दिखा आपको, वो ऐसे दिखा है कि ए भी प्लस था और बी भी प्लस था। दोनों को जब गुना किए प्लस और प्लस को, तो यहाँ प्लस दिखा। उसी तरह से एक बार यहाँ प्लस है और एक बार यहाँ माइनस है। जब दोनों को गुना करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, माइनस, और 10 गुना 10 बटा 100। ये प्लस का वैल्यू, ये माइनस का वैल्यू कैंसिल हो चुका है। 0 से 0, 0 से 0, यानी -1%। ये हमारा आंसर है। -1% ऐसे में क्या कहता है कि 1% की वैल्यू में कमी हुई है, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू था उसमें 1% की क्या हो गई, कमी हो गई है। और हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। समझ गया सारे लोग? क्या ये समझ में आया सभी को? ये तो बहुत आसान था। अगर हम कोई वैल्यू को ऐसे होता है कि 10% से बढ़ा रहे हैं, 10% से कमी कर रहे हैं, तब उस वैल्यू को आप ऐसे भी कर सकते हो कि 100 वैल्यू रहा होगा, अगर पहले आप 10% बढ़ाओगे इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू जो होगा वो 10 बढ़ेगा। 10% बढ़ाने के बाद 100 का 10%, यानी ये वैल्यू कितना हुआ, 110 हो गया। 10% बढ़ाने के बाद हुआ ना। उसके बाद अब 10% की क्या करनी है, हमें कमी करनी है। तो फिर बताओ 110 का 10% कितना, तो आप कहोगे सर 11। इस बार 11 घटाना है, तो जब 11 घटाओगे तो कितना लिखोगे, 99 ही लिखोगे ना। समझ गए आप लोग? तो अब आप यही बताओ कि वैल्यू 100 था और अब कितना हो गया है, 99। वैल्यू कितना हो गया, 99। इसका मतलब है कि ये 1% की क्या हुई, कमी हो गई। समझ गए? आगे बढ़े, चलिए। और ये है हमारा शायद आज का लास्ट प्रश्न। आइए इसको सॉल्व करते हैं। और कहता है एक निश्चित वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि होती है, यानी जो प्राइस है हमारा उसमें 15% की वृद्धि हो गई है। 15% की वृद्धि का मतलब 3/20, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। यानी 20 का जो वैल्यू है 3 से बढ़ के 23 हो गया। अब कहते हैं कि यदि कोई उपभोक्ता वस्तु पर अपना व्यय पहले की तरह ही रखना चाहता है, तो उसे उस वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, खपत जो होगा वो 23 से 20 होगा, यानी 3 की कमी करनी होगी किस पे, 23 पे। यही समझ रहा हो, 3 की कमी करनी होगी 23 पे, 3 की कमी करनी होगी 23 पे। 15% की वृद्धि हो रही है ना, तो 3 × 15 और 20 × 100, सही किया हुआ है ना। यानी 20 का वैल्यू 23 हो चुका है, तो 23 का वैल्यू 20, यानी 3/23 गुना 100।
क्लियर है? 3 बटा ये ठीक है ना। अब आप बताओ इसे सॉल्व कर लोगे और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इतना % आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये समझ पाए सारे लोग? यानी शायद मेरे ख्याल से ये जो वैल्यू है वो लगभग ये वाली आनी चाहिए, दूसरा नंबर, यानी 13 सही 1/23%। 3 3 9 + 1 बिल्कुल सही है, 0 मिलेगा। समझ रहे हो? ये था हमारा आंसर। तो ये था आज का हमारा 10 प्रश्न, और ये टोटल 10 प्रश्न सॉल्व करने के बाद आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये 10 सवाल आपके लिए थे और बहुत ही अच्छे सवाल थे। ऐसे प्रश्न ही हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो हाँ, अगले सेशन में फिर मिलते हैं आपके साथ। वीडियोज़ को अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, और आप सभी को मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।